शो में IMF प्रोग्राम खुशहाली नहीं मजबूरी। IMF को $8 अरब की यकीन दहानी। IMF वक्त सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। ईद के बाद हफ्तावार महंगाई में इजाफा, 24 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, समय पहले आपके सामने जो एक डेवलपमेंट तो IMF के हवाले से है कि IMF की मीटिंग हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। आगे के की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो स्टेटमेंट सामने आई है उस पर आने से कबल महंगाई में जो इजाफा हफ्तावार हुआ है वो आपके सामने नंबर्स रख दें। उसके बाद डॉलर, मईशत और इसके साथ सियासत तीनों पर होगी प्रोग्राम में, क्योंकि ईद उल अज़हा के बाद जो महंगाई की शरह है एक हफ्ते में इसमें तकरीबन 0.70% इजाफा हुआ है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 28.55% रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते के दौरान 10 अशिया की जो कीमतें हैं वो सस्ती हुई हैं। 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, जबकि 24 अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस अरसे के दौरान टमाटर, प्याज और दीगर कीमतों में इजाफा, जो आलू और इसके अलावा गुड़ और चीनी, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और कुछ ही कीमतों में कमी हुई है। इसके साथ आपके सामने बताते चले कि IMF की स्टेटमेंट सामने आई है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हमसे मिलने IMF का वक्त आ रहा है। तो IMF के स्टाफ की तरफ से जो उनके स्पोक्समैन है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा जी कि IMF स्टाफ आर इन द प्रोसेस ऑफ मीटिंग विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग PMLN, पीपल्स पार्टी एंड PTI, टू सीक एश्योरेंसेस एंड the support for the policies and objectives under a new IMF standby arrangement ahead of approaching national elections। यानी इलेक्शन से कबल वो चाहते हैं कि IMF के जो की पॉलिसी और की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर एक कंसेंसस बन सके सियासी। और इन्होंने ये स्टेटमेंट में लिखा है कि नेशनल इलेक्शंस यानी जो आईनी तौर पे मुद्दत है असेंबलीज की ख़त्म हो रही है और इलेक्शंस जो हैं उससे कबल वो चाहते हैं कि कंसेंसस क्रिएट हो सके। इस सूरत हाल पर भी और मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। सबसे पहले डॉलर पे बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि तकरीबन 277.90 के ऊपर जो है इस वक्त आज इंटर बैंक के अंदर हमने देखा है जो मूव्स रहे हैं। जो प्रेडिक्शंस थी कि ये एक फॉल रहेगा और कुछ दिन तक सस्टेन करेगा, ऐसा हुआ तो नहीं है। क्यों नहीं हुआ इसका जवाब भी जानेंगे। और मलिक बोस्तान साहब से अगर हम जो है पहले गुफ्तगू का आगाज़ करें। अच्छा नहीं, अभी हम इस वक्त गुफ्तगू कर नहीं सकते, अभी गेस्ट कनेक्ट नहीं है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात और मईशत और सियासत दोनों से मुतल्लिक अहम तरीन बातें। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी तज़ निगाह प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, और मलिक बोस्तान साहब एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के चेयरमैन भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बोस्तान साहब, पहले आपसे पूछ लूँ कि ये 277 पे कुछ रुक गया आके या इससे नीचे नहीं मामला गया? हम 250 की प्रिंट रहे थे डॉलर के हवाले से, क्यों इतना मुस्बत असर नहीं हुआ, या आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कोई मुस्बत चीज़ें? और खुदा खोफी करें, 315 से कम हो गए, 280 पे आ गया है जी, और ये 35 रुपए गिरा है भाई। एग्जैक्टली, ये बहुत खुशाइंद है। लेकिन जो प्रेडिक्शंस मार्केट में थी, और क्या इससे ऊपर नीचे जाएगा या यहाँ पे रुक गया है? ये जाएगा, जरूर जाएगा। जब 35 आएगा तो हमने प्रेडिक्शन ये देखी, पहले फेज में ये आएगा 280 तक। जिनके पास डॉलर है वो बेच दें, फायदे में रहेंगे, और जिन्होंने खरीदने वेट करें, बजाय महंगा खरीदने के सस्ता खरीदें। मैंने ये आपके जरिए भी और पूरी मीडिया भी चलता रहा बयान, और लोग कह रहे थे ये तो एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है, ये पैसे मारते हैं। लेकिन जब अब हकीकत बन गया तो आप कहते हैं नहीं अब 250 भी नहीं, भाई 250 भी चले, अब तो 20 रुपए का फर्क है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। और इंशाल्लाह हम इसको अभी, क्योंकि मायदा हुआ है, अभी मैदा आधा हुआ है, आधा तितर आधा बटेर है, यानी स्टाफ लेवल पे हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मीटिंग होगी, उसमें साइन होंगे, फिर फंड आएंगे तो आप देखेंगे किस तरह ये नीचे जाएगा, और बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। अच्छा, यानी जब 12 जुलाई की मीटिंग के बाद और जब अप्रूवल होता है और पैसे आते हैं तो उसके बाद उसके बाद डॉलर की बरसात शुरू होगी, क्योंकि और बहुत से डॉलर आपको मिल रहे हैं। $6 अरब आपको वर्ल्ड बैंक, एशिया तरक्याती बैंक, इस्लामी बैंक, इन सबसे आने हैं।
इस तरह दोस्त ममालिक ने $6 अरब की जो गारंटी है वो आने हैं। इसके अलावा हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ इंट्रोड्यूस कराई हैं उसके बहुत बड़ी अच्छी पॉलिसी है, खासतौर पर ये जो स्पेशल इकनॉमिक फैसिलिटेशन कौंसिल बनाई गई, ये बहुत बड़ा मनसूबा है $112 अरब का। इसको लोग मजाक समझ रहे हैं, ये आर्मी की निगरानी में हो रहा है और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। लोगों के ये जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी उनका मुतालबे यही था कि आर्मी अगर इसमें आएगी तो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें 9 मिलियन हेक्टेयर रकबा हमारा काबिल काश्त है, लेकिन फंड ना होने की वजह से काश्त नहीं हो रहा, ना लोगों के पास बीज होते हैं, ना खाद होती है। तो ये सारा 5 लाख तो अभी गवर्नमेंट पंजाब ने दे भी दिया है फैसिलिटेशन काउंसिल के जो लोग हैं, और इसमें बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आनी है, इजलास शुरू हो गए और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाएगी चाइना की मदद से, और सरमाया मिडिल ईस्ट होगा, ज़मीन पाकिस्तान की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की होगी। ये 1960 की मिसाल मौजूद है, उस वक्त भी यही मनसूबा बनाया गया था और उस वक्त 36 लाख टन से, और इसी फैसिलिटेशन काउंसिल ने जो बनाई गई थी उसने 8 मिलियन टन जो है वो पैदावार हासिल की थी और जीडीपी को डबल कर दिया था। एशिया में सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तान चला गया था। अब भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपको उम्मीद है कि अभी भी ये जो 20-25 यानी 250 पे पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं, कोई रुकावट ऐसी नहीं है? नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी तरफ भी आऊंगा। अब ये तो माशी माहौल है, सियासी माहौल, अब सब चीजें जुड़ी हुई हैं। आज IMF की टीम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करने गई है। उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो कहते हैं की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और जो उनके प्रपोजल्स हैं उस पर वो चाहते हैं कि कंसेंसस बन सके अहेड ऑफ नेशनल इलेक्शंस। तो ये स्टेटमेंट सियासी तौर पे आप किस तरह एनालाइज करते हैं नसरुल्लाह मलिक साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि IMF को ज़रूरत तो नहीं थी सियासी जमातों से मुलाकातों की, लेकिन बहरहाल IMF का अपना डिसीजन है कि वो मुल्क की सियासी जमातों से मुलाकातें करना चाहते हैं, क्योंकि IMF के साथ जो मुआहदा होता है वो हुकूमत वक्त का होता है और हुकूमत ही रिप्रेजेंट कर रही होती है मुल्क की तमाम सियासी जमातों को और मुल्क की तमाम आवाम को। ये कल्चर जो है कोई दुरुस्त कल्चर नहीं है कि IMF की टीम आए, सारी सियासी जमातों से मिले और फिर सियासी जमातों को भी कम अज़ कम इसका जो है सबूत देना चाहिए कि वो मुल्क की मुआशी हालत के पेश नज़र कोई इस किस्म की बातचीत, सियासी जो बातचीत है उसको इस गुफ्तगू का हिस्सा ना बनाए, क्योंकि मुल्क की मैशत जो है वो हर सियासी जमात के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी आज की हुकूमत के लिए ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि माजी में ये एतराज़ भी होता रहा कि कुछ साबका हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं वो IMF से ये कहते हुए, ये ख़त लिखते हुए कि जी पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना किया जाए, जिसका हुकूमत ने खासा शोर भी मचाया था। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासतदान जो है वो ज़ाती मफादात को, अपने पार्टी मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से आज नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि IMF की टीम को जो है वो मुल्क की सियासी जमातों से मुलाकातें करनी पड़ रही हैं। और ये कोई मुलाकातें कोई रुकावट नहीं बन सकती IMF के साथ बातचीत में, क्योंकि हुकूमत अगर मुआहदा करना है, हुकूमत अगर शायद पूरी करनी IMF की, तो उस मुआहदे को जो है हुकूमत के साथ ही फाइनलाइज होना है। सियासी जमातें एक मुशावरती अमल में शरीक तो हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए कोई जो है उनके साथ मुआहदा तो होना नहीं है। अच्छा नसरुल्लाह साहब, तो मेरे ख्याल में एक बार सियासत और मईशत जी, एक बार पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी थी अंदरूनी सियासत के ऊपर पाकिस्तान की कि हम चाहते हैं कि पुरअमन हल हो, आइन के और कानून की रोशनी में हो। आज इन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट में लिखा है कि अहेड ऑफ नेशनल इलेक्शंस। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे वाजे हो गया कि अब इलेक्शंस में कोई रुकावट नहीं है। अगर कुछ एमओगोइयां थी कि वो टेक्नोक्रेट सेटअप या कोई लंबा अरसे की केयरटेकर गवर्नमेंट, तो वो भी आज दम तोड़ गई है, क्योंकि IMF जो 9 महीने का प्लान दे चुका है, पैसे दे चुका है, तो वो एक नक्शा दे रहे हैं आगे का कि अहेड ऑफ इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस हैं आगे और उससे पहले हम कंसेंसस चाहते हैं सियासी जमातों में। तो ये आप इंटरप्रेट करते हैं कि आपकी भी IMF कहे या ना कहे, इलेक्शन आपने करवाने हैं। पहली बात तो ये है IMF ने पैसे देने हैं और वो पैसे वापस लेने हैं। मुल्क की मैशत के इस्तेकाम के लिए उनकी एक राय हो सकती है, उनकी तजवीज़ हो सकती है कि अगर मुल्क की मैशत जो है उसको इस्तेकाम इलेक्शन के ज़रिए पहुँच सकता है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को उस पर गौर भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता दुनिया में कि आप कहें जी कि आप इलेक्शन कब करवाएंगे, किस तारीख को करवाएंगे। IMF तो आपको अपने पैसे जो है वो देने हैं, उसके बाद पैसे वापस लेने हैं। मुल्क की मैशत इस्तेकाम का शिकार हो जाएगी तो यकीनी बात है हम पैसे वापस भी कर सकेंगे। लेकिन ये जो हम IMF के हवाले से जो सियासतबाजी मुल्क के अंदर होती है कि अगर आज की हुकूमत IMF से बातचीत कर रही है
तो अपोजिशन तनकीद कर रही है, माजी की हुकूमत IMF के साथ डील कर रही थी तो उस वक्त की अपोजिशन तनकीद कर रही थी। इसका मकसद महज तनकीद और अपने सियासी एजेंडे को प्रमोट करना होता है, अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को होता है। तो मैं समझता हूँ जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, हम अपने रेवेन्यू में इजाफा नहीं कर लेते, हम जब हर किस्म की आमदन पर टैक्स नहीं लगा लेते, अपने टैक्स नेटवर्क को शफाफ नहीं बना लेते, स्मगलिंग, सिख यूनिट और इस मुल्क के अंदर बिजली चोरी, गैस चोरी, इन तमाम चीज़ों पर हम काबू नहीं पा लेते, उस वक्त तक हमें बैरूनी इमदाद की ज़रूरत पड़ती रहेगी। हुकूमत खा आज हो खा हुकूमत कल आने वाली हो, जब तक मैशत के हवाले से बड़े फैसले नहीं होंगे आप IMF के पास जाते रहेंगे और आपको इन मुल्कों इन चीज़ों के ऊपर इंसार करना पड़ेगा। अच्छा, और इससे क्योंकि तहरीक इंसाफ भी सियासत खेल रही है इस मामले के ऊपर, हमाद अजहर साहब ने कुछ ट्वीट्स की, उन्होंने जाहिर ऐसा किया जैसे कि वो जो हैसियत है चेयरमैन PTI की वो अभी भी ऐसी है कि बाहर से IMF आके उनसे मिलने आ रहा है और उनकी अप्रूवल लेना चाहता है। ये इसको इस तरह नरेट करने की उन्होंने फेक तरीके से वो करते हैं, हर चीज़ में कोशिश इस तरह की है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि खेलने की कोशिश की गई है इस बॉल से भी उनकी तरफ से कि हम जाहिर ऐसा कर सकें जैसे हमारी बहुत ज़्यादा अहमियत है और हमसे पूछे बगैर IMF भी आगे नहीं बढ़ेगा या हमारे अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं होगा, ये जाहिर करने की कोशिश की गई। रसूल साहब, जितनी पाकिस्तान की अहमियत है उससे ज़्यादा किसी सियासी जमात की अहमियत नहीं है, खा आज की हुकूमत हो खा इमरान खान साहब हो। असल में यही तो बदकिस्मती है कि अमीर कतर की आप गाड़ी चला के फ़ख्र महसूस करते हैं और किसी और हुक्मरान की गाड़ियाँ चला के ड्राइवर बन के, और कोई भी हुक्मरान हो वो अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। उसकी वजह यह कि आपकी मैशत दबाव का शिकार है, बजाय इसके कि आज की हुकूमत और आज की अपोजिशन मैशत के हवाले से कोई ऐसे ठोस इकदाम की बात करे कि जिससे मुल्क की मैशत बेहतर हो, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो, आम आदमी के लिए खुशहाली आए। हम सियासी नंबर स्कोरिंग से बाहर नहीं निकल सके। मैंने जैसा कि पहले कहा, आपको याद होगा ये IMF के साथ मुआहदा PTI की हुकूमत कर रही थी, तब उस वक्त की अपोजिशन IMF के मुआहदे की कापियाँ फाड़ा करती थी। आज इस वक्त की अपोजिशन IMF के मुआहदे के ऊपर तनकीद कर रही है। भाई जब आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने वापस अदायगियाँ करनी हैं, आपके पास स्टील मिल के अंदर मुलाजमीन आपके बगैर तनख्वाह की बगैर काम के तनख्वाह लेते रहें, आपका रेलवे खसारे में हो, आपका PIA खसारे में हो, आपके सिख यूनिट सारे आपको चूस रहे हो खून की तरह, आपके यहाँ बिजली चोरी होती हो, आपके यहाँ टैक्स चोरी होता हो, आपके यहाँ गैस चोरी होती हो, तो आप फिर मोहताज नहीं होंगे तो क्या होंगे? यानी ये हुक्मरानों से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप ये मैशत ठीक करना, ये सारी चोरी रोकना आपका काम है ना, ये आप और मैं गरीब आदमी पे करते हैं इस चोरी का सारा मलबा। बदकिस्मती से इस मुल्क की जो इशराफिया है, वो PTI हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो कोई भी हो, वो ये चाहती है अपने लिए फायदे। आप मुझे बताइए, कोरोना में जो इमरान खान साहब ने पैसे दिए थे जो बगैर सूद के 2% इंटरेस्ट पे दिए थे, किसी गरीब आदमी को दिए गए हैं वो $3 बिलियन डॉलर। यानी आप इशराफिया को नवाजने के लिए उससे आप सपोर्ट कर रहे थे। यानी इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि हम जो है रेवड़ियां भी बांटते हैं वो अपनों में बांटते हैं। तो मेरे ख्याल में मैशत के हवाले से सियासतदानों को होश के नाखन लेने चाहिए, और जब आपका मुल्क मुश्किल हालात में हो तो मुल्क की तबाही के जो है वो उस पर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर रंजीदा होना चाहिए, उस पर यह कहना चाहिए कि हम अपने मुल्क की मैशत के लिए हुकूमत, सियासी जमातें सब एक पेज पर हैं। एग्जैक्टली, लेकिन नसरुल्लाह साहब ये जो मुलाकात हुई भी है सब एक पेज पर हैं, ये यकीन दहानियाँ हुई होंगी, आज भी इन्होंने बोला होगा इनको, लेकिन अहमियत और स्टेटमेंट्स की कितनी है? अगर कोई यकीन दहानी सियासी जमात कराती भी अपने तौर पे कि हाँ हम आपके प्रोग्राम के साथ खड़े हुए हैं, आप जो शराइत मनवा रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन कल को सियासी जलसों में यही तनकीद कर रहे होंगे IMF के ऊपर, यही पार्टीज जो आज IMF को यकीन दहानियाँ करा रही होंगी, यही पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या PTI हो, वो अवाम के सामने खड़े होकर वो ये कह रहे होंगे कि ये मुआहदा हुआ, इससे मुल्क डूब गया, महंगाई बढ़ गई, ये सब कुछ हो गया। तो और IMF समझता भी होगा इनकी अहमियत की कि अहमियत क्या है इन स्टेटमेंट्स की। अगर इनकी एश्योरेंस मिल भी जाए इन जमातों की तो उसकी अहमियत है क्या? आखिरकार कोई अहमियत नहीं, जीरो रेलेवेंस। मेरे ख्याल में IMF को भी अंदाजा है कि इस किस्म की सियासी बयानबाजी होती है, अमेरिका को भी अंदाजा है कि हमारे यहाँ सियासी बयानबाजी इस किस्म की जाती है। लेकिन सवाल अगेन वही है कि अगर सियासी जमातें जिम्मेदाराना बयान दें और अगर वो ये कोशिश करें कि वो जो उनका मौक़िफ़ है वो कौमी मौक़िफ़ होना चाहिए, तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, और बोसान साहब आपने कैसे देखा आज इस IMF के मूव को, मुलाकात को? आप समझते हैं मुस्बत है, मनफी है, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था? अच्छा नहीं है बोसान साहब, एक ब्रेक हम ले लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एक तरफ IMF की मुलाकातें सियासी जमातों के साथ, IMF नुमाइंदे की स्टेटमेंट, साथ साथ पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी उम्मीद का इजहार किया कि हम आगे तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, इस रास्ते की तरफ गामजन है। क्या उन्होंने कहा? आज उन्होंने लैपटॉप स्कीम के हवाले से बातें भी की थी, लेकिन लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। उसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि पूरी इस मुल्क की सियासी क़यादत, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में यकीन रखती है, इस मुल्क की तमाम दूसरे इदारे और उनके सरबराह, हम सब मिलकर अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो खुदा गवाह है कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ समंदर रुकावट नहीं बन सकेगा। शर्त अव्वल ये है कि हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। तो नाज़रीन, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा। अभी प्रोग्राम में भी हम तकरीबन यही बात कर रहे थे कि अगर सब एक पेज पर होकर, यानी एक पेज से मुराद है मुश्तरका तौर पे मईशत के लिए कुछ काम करें तो शायद बेहतरी आ सके। महंगाई के नंबर्स उस वक्त मैं आपसे जब इब्तदाइया था प्रोग्राम का तो शेयर कर रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम आदमी इससे मुतासर हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। हफ्तावार शरह में तकरीबन 0.70% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर यह शरह 28.55% रही। 10 अशिया की सस्ती हुई, 17 अशियाई कीमतों में इस्तेहकाम रहा, जबकि 24 अशिया ज़रूरती कीमतों में इस हफ्ते इजाफा हुआ है, जिसमें टमाटर है, प्याज है, आलू है, और ये ईद उल अज़हा से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा हैं जो कीमतें जिसमें इजाफा हुआ है। और सालाना बुनियाद पर गंदम का आटा 122%, चाय 102%, चावल 77% और आलू तकरीबन 70% जो है महंगा हुआ है। तो ये नंबर सामने है। नज़ीर लगारी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सियासी तज़-ए-निगार, सीनियर सहाफ़ी। नज़ीर लगारी साहब, आप फरमाइएगा, आपको मंजरनामा मुस्तक़बिल क्या नज़र आता है? IMF तो कह रहे हैं इलेक्शन से पहले हम चाहते हैं कि हम कंसेंसस बनाएं, और इसलिए आज हम सियासी जमातों से मुलाकात कर रहे हैं। ये IMF का मूव आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या ये उनकी तरफ से इशारा कि अब नेशनल इलेक्शंस और ये सब कुछ, ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, नहीं है, सियासी जमातों से उन्हें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? व्हाट इज योर से ऑन दिस अजीज साहब? नहीं, आप भी अंदरूनी मसाइल की वजह से जाती हैं ना IMF के पास, बैरूनी मसाइल की वजह से नहीं जाते हैं। और जब वो आपको देते हैं, कर्ज देते हैं, या आपको रिलीफ देते हैं, या आपको पैसे देते हैं, तो इसलिए देते हैं कि वो आपके मामलात में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उन्हें अपना बहुत सी चीजों का मफाद, अपना मफाद अजीज होता है, अपना इंटरेस्ट अजीज होता है। और वो आपको अगर फूलता देखेंगे तो ये समझेंगे कि भाई ठीक है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। अगर वो ये देखेंगे चीजें खराब हो रही हैं तो फिर उन्हें तशवीश होगी, इनका पैसा डूब रहा होगा, और खुदा ना खास्ता अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाए तो और ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो दुनिया भी, कोई भी आपको कोई मशवरा दे सकता है। अगर कोई मशवरा दे रहा है कि भाई आप कंसेंसस डेवलप करें जी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि कंसेंसस की राह में रुकावट कौन है, और कौन चाह रहा है कंसेंसस ना हो। ये 5 साल पहले कहा गया था कि जनाब हम चाहते हैं कि मुल्क में एक मिसाक मैशत किया जाए। तो एक बंदा जो है वो रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा हो गया, उसने कहा मैं नहीं करूंगा भाई। वो कहता है कि पहली मेरी बात सुनो, वो ये कहता है कि मैं बहुत नेक हूँ, पाक हूँ, और आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता हूँ, बाकी सारे के सारे गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सारे चोर हैं और डाकू हैं, मैं बड़ा पारसा हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ। और उस नेकोकार के कारनामे अब सामने आ रहे हैं, सारी दुनिया जान रही है कि वो कितना बड़ा खुद चोर था, कितना बड़ा डाकू था, कितना बड़ा फ्रॉड था, वो सब सामने आ रहा है। एक चीज सामने आ रही है। अगर ये सूरत हाल है तो फिर आप कंसेंसस कैसे डेवलप करेंगे? वो समझ रहा है कि मैं हर कोई खत्म हो जाए, तमाम मुखालिफिन खत्म हो जाएं, तमाम जो है मुल्क के इदारे वो तबाह कर दिए जाएं, पार्लियामेंट ना रहे, अदलिया उसकी गुलाम बन जाए, एग्जीक्यूटिव उसके कदमों में पड़ी हो, और सिक्योरिटी फोर्सेस उसके बाहों को उठाकर साथ ले चलें, और उसके लिए जो सारे रास्ते हम वार करें, तो वो फिर चलने को तैयार है। तो ऐसे आदमी के होते हुए आप किसके साथ कंसेंसस करेंगे? जो नीचे गिरा पड़ा हो तब भी तो अपनी बात के लिए अड़ा हुआ हो और लोग उससे बात करने को तैयार ना हो। तो मेरा ख्याल है कि अभी लॉजिक प्रिवेल करेगी,
जहन आएगा, अकल आएगी, फहम आएगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुल्क बहुत पीछे रह जाए। ये जिन लोगों ने तजर्बा किया था उनको खुदा पूछेगा। जिन लोगों ने ये तजर्बा किया था कि पारसा को ले आए, वो तो पता चल गया ना कि आप क्या पारसा था, तो सारी चीजें खुलकर सामने आ गई। अच्छा, नज़ीर साहब, ये आपने कहा कि अल्लाह पूछेगा, ये मुझे बताएं कि ये जो एहतसाब है, इसमें ये जो आज हम $1 अरब के लिए, जैसा आपने कहा कि हमारे अंदरूनी मसाइल ही है ना जिसकी वजह से हम IMF के पास जा रहे हैं। हमने $3 अरब के कर्जे, इमरान खान की जो PTI की हुकूमत थी, इसके अंदर हमने ये जो कर्जे थे मुफ्त के अंदर तकसीम कर दिए अपने चाहने वाले, अपने इन्फ्लुएंशियल्स और जो उनके तबका जो उनको सपोर्ट करते थे या जिनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे। आज आज जो मुख्तलिफ कमिटीज़ बैठी हैं, असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो ऑफिशियल्स को बुला के सवाल पूछ रही है और ये अरसा महीनों गुजर चुके हैं, सवालात ही हो रहे हैं, अभी तक नाम ही नहीं फराम कर सके उनको स्टेट बैंक। अब उन्हें 3 दिन का टाइम दिया कि एक इन कैमरा ब्रीफिंग में नाम फराम किए जाएंगे उनके। तो क्या आपको लगता है कोई एहतसाब होगा, कोई सवाल जवाब, कोई गिरफ्त होगी कि जी आपने मुल्क का तो सत्यानाश किया, आपने $3 अरब मुफ्त में बांट दिए? कोई आपको लगता है कोई नतीजा खेज कार्रवाइयां होंगी ये सारी? नहीं, जो लोग खाते हैं मामूली लोग होते हैं, जो अरबों डॉलर खाते हैं वो मामूली लोग तो नहीं होते। वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो अपना एक असर रसूख रखते हैं। जो कोई पेट्रोल माफिया होता है, कोई चीनी माफिया होता है, कोई आटा माफिया होता है, कोई किसी और चीज की माफिया होता है, माफियाज के तौर पर काम करते हैं। और इनने खुद कहा था एक पोस्ट बजट ब्रीफिंग के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मीडिया टाइप के दौरान खुद कहा था कि मैं क्या करूं, यहां पर माफियाज हैं। माफियाज तो सब इनसे सहूलत दे रहे थे, माफियाज इनसे अरबों डॉलर ले रहे थे, ये उनको दिए जा रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में जितना कर्जा लिया गया 70 से 80% उतना ही कर्जा सिर्फ इनके दौर में लिया गया। भाई खुदा के वास्ते ये तो बताओ ना, कोई ईंट लगाई है, कोई खंबा लगाया है और कहा कि हम 1 अरब दरख्त लगा रहे हैं, पता नहीं 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, कोई एक दरख्त लगाया है? कोई चीज, कोई क्लाइमेट चेंज हुआ है, कोई चीज हुई है, इस मुल्क को कुछ दिया है? और जिसकी कसमें खाकर कहते थे ये तो वसीम अकरम प्लस है, वो खुद छोड़कर चला गया। exactly. तो आपके पास क्या है? एक नैरेटिव बयाना बनाया गया और उसके पीछे कौम को लगाया गया और अब तक कौम उसके पीछे खड़ी हुई थी और बेचारी को पता ही नहीं था कि ये किस तरह का हमारे साथ फ्रॉड हो गया, किस तरह का हमारे साथ धोखा हो गया। और आज तो मुल्क को जाना चाहिए जी आज जहां पहुंचा दिया। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए, और या हम ये कहें कि जो इत्तेहादी भी इस हुकूमत के और जो PDM है, इनके लिए सियासी मंजरनामा आप क्या देखते हैं? इलेक्शंस में जाना, इस महंगाई के साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी भी मुतवक्का है, क्या वो वापस आएंगे? इलेक्शंस आपको कब लगते हैं, किस अरसे में, किस माह में? और दूसरी बात, इनके लिए कितना मुश्किल होगा अवाम में जाना जो फैसले हुए हैं उसके बाद? या आपको लगता है कि ये मैदान इंतखाबी आसान होगा इनके लिए? क्या होगा नज़ीर लगाई साहब, क्या इनके पास कोई और ऑप्शन है कि इसके अलावा? जी, मतलब अगर कोई और ऑप्शन है तो वो देख लें। मियां नवाज शरीफ वापस आने के बाद क्या इस मुल्क के अंदर चांद और सितारे लेकर आएंगे? क्या वो अरबों डॉलर साथ लेकर आएंगे? क्या उनके हाथ में क्या होगा, वो क्या लेकर आएंगे? वो कुछ नए ख्वाब लेकर आकर पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे, जनाब ये नए ख्वाब हैं, ये ले लो। पिछले लोगों ने पिछले ख्वाब बेचे थे, नए लोगों ने नए ख्वाब देने हैं, वो नए ख्वाब लेकर आएंगे। ये 3-4 बार तो इस मुल्क में ख्वाब बिक चुके हैं ना। एक आलमी ये प्रोग्राम था कि हमें यहाँ पर एक जबरदस्त किस्म का रोड नेटवर्क मिलना चाहिए, तो उनके जमाने में किस्मत थी कि वो बन गया। और हमारे यहाँ जब मीडिया की आजादी हुई तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ये उसी वक्त दुनिया में आलमी सतह पर ये जा रहा था कि जनाब मीडिया को फ्री आजाद किया जाए, तो उस दौर में हमारे यहाँ भी मीडिया आजाद हो गया। तो ये क्रेडिट किसी का नहीं है, एक आलमी लहर होती है जिसके तहत हम पाबंद होते हैं, उनके पीछे चले। लेकिन हमारे हुक्मरान अशराफिया की डिलीवरी क्या है? वो देते क्या है मुल्क को? वो कोई भी हो, उन्होंने मुल्क को क्या दिया है? किसी ने भी। लोग क्या इनसे लेकर खाते हैं? मैं इस बात के हक में हूं कि जो आप लोग खैरात देते हैं लोगों को ना दें। लोगों के लिए रोजगार के मौके मुहैया करें। रोजगार तो पिछले दौर में वो जो 1 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, उन्होंने
70-80 लाख नौकरियां तो खत्म ही कर डाली। नहीं तो फिर आपको लोगों को बेरोजगार कर जो दिया। इंतखाबी मंजरनामा नजर क्या आता है, मुतवक्का सियासी मंजरनामा नज़ीर लगारी साहब? कुछ भी हो, जी। आप आवाम के पास जाएं, जी। आवाम के पास जाएं, आवाम के साथ उनसे मैंडेट लें और उनकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक आप वोटिंग कराएं और उसके बाद जो नतीजा आए उससे कबूल करें और आगे बढ़ें। सही। और आपको लगता है कि मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसके चांसेस हैं कि ये अवाम के पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है अवाम के पास जाने के अलावा, लेकिन इनकी मकबूलियत को देखते हुए आपको लगता है कि ये ज़्यादा इंतखाबी मैदान में कोई सरगर्मी दिखा सकेंगे, या फिर आपको लगता है बहुत वीक चांसेस हैं इनके? मैंने हुक्मरान इत्तेहाद की या आपने या किसी और ने जिम्मेदारी तो नहीं लिया है कि हम इनको कामयाब करवाने की। हम किसी को कामयाब कराने और नाकाम नहीं, लेकिन नज़ीर साहब मजमूई आपको क्या लगता है कारकर्दगी की बुनियाद पर जो 1-1.5 साल की रही है? नहीं, कारकर्दगी बर्बाद करके रख दिया था साबिक हुक्मरान ने मुल्क को। यार क्या छोड़ा था उस मुल्क, क्या छोड़ दिया था इस मुल्क के अंदर। अभी आप कह रहे हैं कि $3 अरब बांटे गए, तो उन्होंने क्या कर लिया था, मुल्क को क्या दे दिया था जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जनाब वो तो कमाल कर गया था, इन्होंने आकर खराब कर दिया। उसने तो मुल्क को तहस नहस करके रख दिया था। अब अगर ये आए हैं तो ये इनके कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इन्होंने आकर हर चीज को ठीक करना है। मसला ये है कि लेकिन क्या हम इंतजार करते रहें कि जब तक के हमारे मतलूबा मकसूद जो हमें मकसूद है वो नतीजे ना आए तो हम इलेक्शन प्रोसेस में न जाएं? ये तो ठीक नहीं है। इंतखाबात के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं नज़ीर लगारी साहब, और इस ब्रेक के बाद हम नाज़रीन इस गुफ्तगू को समेटेंगे भी और आपको आज मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो हमने देखा कि IMF प्रोग्राम होने के बाद मुस्बत इंडिकेटर्स इशारे आए थे, वो इशारे सस्टेन क्यों नहीं हुए। हमने सवाल उठाया, हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो इंटर बैंक पैरिटी है, रुपी डॉलर पैरिटी है, वो कहाँ तक जा सकती है, इन लेवल्स के ऊपर आके रुक क्यों गई है, क्या मजीद बेहतरी की तवक्कुआत है या नहीं है। साथ साथ IMF की जानिब से आज ये बयान कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात करके पाकिस्तान में अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपनी पॉलिसीज के ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहती है अहेड ऑफ द नेशनल इलेक्शंस। तो इस स्टेटमेंट की सियासी इस वक्त क्या हैसियत और इंटरप्रिटेशन, मुख्तलिफ जो सियासी तज्ज़े निगार हैं वो किस तरह इस स्टेटमेंट को देखते हैं, आइंदा आने वाले इलेक्शंस के तनाजुर में मुल्क के मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस का हल क्या हो सकता है। साथ साथ आपके सामने रखा कि महंगाई की हफ्तावार शरह में एक बार फिर इजाफा हुआ है, और हमने देखा है कि आवाम के लिए सबसे बड़ी कंसर्न यही है। हमारा IMF में आना या हमारे IMF प्रोग्राम में ना होना एक कंसर्न है मेजॉरिटी, लेकिन हर घर की, हर हाउस होल्ड की सब में बड़ी कंसर्न महंगाई है, बढ़ता हुआ बोझ है, बढ़ते हुए अखराजात हैं, और जिसको हर कोई मीट करने की कोशिश करता है। तो महंगाई की शरह में एक बार फिर इजाफा हुई भी आपके सामने रखा, और मजीद तवक्कात के IMF प्रोग्राम के असरात की नज़र हम देखेंगे कि महंगाई में एक इजाफा मुतवक्का है, शायद आगे जाकर कुछ कमोडिटी प्राइसेस सेटल डाउन हो जिसका मुस्बत इंपैक्ट आए, लेकिन फिलहाल महंगाई की शरह में एक इजाफे की तवक्कुआत की जा रही हैं। आप अपना फीडबैक हमें लिखते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।